Students, we have already discussed the flow of energy in ecosystem. इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि एनर्जी का जो फ्लो का सिस्टम है, जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है, हम लोग उसका टोटल नहीं यूज कर पाते हैं। मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट चली जाती है अनयूजफुल वर्क में, और कुछ जो एनर्जी होता है यूजफुल वर्क में वो हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। एंड अलग अलग टॉपिक लेवल को देखा था, अलग अलग टॉपिक लेवल में कैसे एनर्जी फ्लो करता है ना। और ये भी कंफर्म किए थे कि एनर्जी अगर नेक्स्ट लेवल में जाता है तो नीचे का 10% एनर्जी ऊपर वाला गेन करता है, ठीक है। लाइक जैसे प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्लांट हो गए। प्रोड्यूसर फूड को बनाने वाले प्लांट ही हो ना, हम तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। तो प्लांट का जो एनर्जी, एंटायर एनर्जी होगा जो फूड में वो स्टोर करते हैं, ठीक है। प्लांट को ईटर जो होता है, प्लांट ईटर, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के जो कंज्यूमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, वो प्लांट ईटर्स होते हैं। हाँ, और फिजिक्स में बायोलॉजी होती है। सो फर्स्ट टॉपिक लेवल में जो कंज्यूमर हो गए, ठीक है, तो वो प्राइमरी हो गए। वो क्या है, प्लांट ईटर है। उसमें जो एनर्जी जाएगी टोटल का 10%, इसकी जो है 10% वो यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी 90% इधर उधर में वेस्ट हो जाएगी। अब इनके पास जो एनर्जी होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर जब जाएंगे तो इनका 10% ऊपर, मतलब बाकी की एनर्जी वेस्ट। समझ में आ गया। सेकेंडरी उसका प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएंगे, उसका टर्शियरी आएंगे, है ना। क्लियर। ऐसे अलग अलग टॉपिक लेवल पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। टोटल सी एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस मतलब क्या होता है कि कहां से एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ऐसे क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या होता है। पहला तो जो मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो तो आपका सन है ना। तो सन से तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं लेते हैं, पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि अगर वो नहीं हो तो हमारा फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे तो प्लांट ही अलाइव नहीं करेंगे। प्लांट अलाइव नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। सो सबसे मेन सोर्स यानी प्राइमरी सोर्स किसको लेते हैं हम लोग, सन को लेते हैं। क्लियर। उसके बाद अदर सोर्सेस है। अब अदर सोर्सेस में क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम क्या आता है, जो हम लोगों को जैसे फूड बनाने के लिए एनर्जी यूज होती है। तो फूड बनाने के कुकिंग के लिए क्या एनर्जी यूज करेंगे, हीट एनर्जी यूज करेंगे। और क्या करेंगे, क्लियर, हीट चाहिए। बिना हीट का खाना कैसे बनेगा। हाँ, हीट एनर्जी। अब मान लो कि आप, ये डिपेंड करता है हीट एनर्जी टू केमिकल। फूड बनाते हो तो हीट से वो केमिकल एनर्जी होगा, उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होगा। फिर आप खाना बनाने में हीट नहीं लगता। खाना किसे बनाते हो, आइस, बर्फ लगाते हो क्या नीचे, हीट लगती है ना। तो हीट जब तक नहीं होगा तो फूड डिकम्पोज कैसे होगा, फूड का मॉलिक्यूल्स, फूड का पार्टिकल डिकम्पोज कैसे होगा, ठीक है। नहीं दे, गाजर जब खाते हो तो दो मेथड है। एक तो या तो फूड बना के खाओ, वेजिटेबल्स के फॉर्म में खाओ, या तो डायरेक्ट खा जाओ। तो डायरेक्ट अगर खाओगे तो आपका तो वो जो टीथ है वो उसको चबाएगा, ठीक है, सलाइवा मिक्स होगा, उसका डाइजेशन होगा, बॉडी डाइजेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है। हाँ, उसमें बिकॉज अंदर तो समझ में आ रहा है, हीट लगेगी ही लगेगी। और थोड़ा सा उसके बाद फिर क्या होगा, और बाकी एंजाइम्स ये सब मिलकर के उसको डाइजेस्ट कराएंगे। तो समझ में, फूड बनाने के लिए तो हीट एनर्जी लगेगी ना। तो उसके बाद देखो, अगर फूड बनाना है या फिर घर को लाइट देना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगेगी, ठीक है। या फिर किसी गैजेट्स को चलाना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगेगी। इवन व्हीकल्स को चलाना है तो एनर्जी लगेगी। व्हीकल्स में कौन सी एनर्जी लगती है, कौन सा एनर्जी यूज होता है इन व्हीकल्स। नहीं, वो कहां से एनर्जी पाते हो, व्हीकल्स चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए एनर्जी कहां से पाते हो, फ्यूल से। किस टाइप का फ्यूल, पेट्रोलियम, पेट्रोल या फिर डीजल, इस टाइप का। वहां उसकी एनर्जी यूज करते हैं। उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पेट्रोल डीजल में किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी होता है ना, केमिकल एनर्जी।
समझ में आया? तो उसको लेकर के वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है यहाँ पर, काइनेटिक बोलो या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें हॉर्न भी होती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, गाड़ी चलती है तो काइनेटिक एनर्जी होता है। समझ में? देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट में भी कुछ कन्वर्ट होती है। ओके, एक फॉर्म में एनर्जी रह नहीं पाएगी, चाहे कोई भी गैजेट चलाओ, बदलना ही बदलना है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को एनर्जी चाहिए, ठीक है, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, ओके, फैक्ट्रीज में अलग अलग डिवाइसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपका यहाँ तक कि इरिगेशन करना हो, सिंचाई करना हो, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, या तो ह्यूमन हम लोगों के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वहां लगेगी, या तो डिवाइस को हम लोग एनर्जी देंगे देन वहां से कर सकते हैं। तो एनर्जी कहाँ नहीं लगेगी? एनर्जी हर जगह ही लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एनर्जी जो हम लोगों को कोल से, वुड से, केरोसिन से मिलता है वो केमिकल एनर्जी का फॉर्म, क्लियर, ठीक है। और एनर्जी जो डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज होती है, ठीक है, ठीक है, कहां से मिलता है? कोल से, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, या न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो हम बता रहे कौन सा डिवाइसेस, यहाँ पर डिवाइस क्यों यूज करेंगे, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी पाने के लिए करेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पाने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी का इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो हम वो एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम पा रहे हैं वो कौन सा फॉर्म है एनर्जी का? किस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर ब्लेड्स, ठीक है, होता है ना काइनेटिक एनर्जी किसका? टरबाइन का, टरबाइन घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तभी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। उसको घुमाने के लिए स्टीम्स को फ्लो करना पड़ेगा हाई स्पीड में, तब वो धक्का देगी, तब वो घूमेगी, देन वी गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो उस फॉर्म से भी पा रहे हैं ना, किस फॉर्म से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट। और काइनेटिक एनर्जी पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का देना पड़ेगा, किसको? स्टीम को हाई स्पीड में मूव कराना पड़ेगा, तो स्टीम मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी इन इट, ठीक है, क्लियर। और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से पाएंगे? मैकेनिकल, इससे केमिकल एनर्जी से। वो केमिकल एनर्जी कहां पाएंगे? कोल से, कोल को जलाने से, ठीक है, क्लियर। तो अल्टीमेट, हाँ, कोल है, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी उसको जलाएंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। हीट बॉयलर में वाटर को गर्म करेगा, हीट जो होता है बॉयलर में वो पानी को गर्म करेगा। अब वो जो पानी गर्म होगा वो उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम को हाई स्पीड से मूव कराया जाता है, तो वहां से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर रोटर को धक्का दिया ब्लेड को, तो मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी बॉयलर में वाटर गर्म करोगे ना, पानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम चाहिए ना। स्टीम क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, एक जब तक धक्का नहीं लगेगा किस पर? रोटर पर या ब्लेड पर, तब तक तो घूमेगा नहीं ना, धक्का लगेगा तब ना होगा। हाँ, तो तभी घूमेगा, उसी मैकेनिकल फोर्स से घूमेगा। जब घूमेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। और वो कहां से पा रहे हैं? फ्रॉम हीट एनर्जी, ठीक है। वो कहां से पा रहे हैं? फ्रॉम केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल। समझ में आ रहा है? आप बोलना कैसा है? हम बोलना चाहते हैं अल्टीमेटली जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है आइदर फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या तो पानी के फ्लो से मिलेगी, या नहीं तो कोल के एनर्जी से मिलेगी। कोल में कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से अल्टीमेटली हम लोगों को हीट मिलता है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से हम लोगों को वो स्टीम प्रोड्यूस होता है, उसको मूव कराते तो वो उस स्टीम के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आई एम सॉरी,
एनर्जी के सोर्सेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी सच दैट इट कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी एट अ स्टेडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी कि भाई हमारा एनर्जी सोर्सेज है, अभी आज यूज कर रहे हैं, कल खत्म। तो वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ जो फटाफट खत्म? मैं एडिक्वेट इतना होना चाहिए कि हम लोग उसको लंबे समय तक यूज कर पाए, ओवर अ पीरियड यूज कर पाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और वो भी एक कंटिन्यू एक स्टडी रेट से, ठीक है। तो ये सेफ होना चाहिए, यूज के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, दूसरा होगा इकोनॉमिकल होना चाहिए कि सब अफोर्ड कर पाए, ठीक है। उसके बाद फिर आसानी से ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए वो उसका, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के एनर्जी होंगे? 2 टाइप के एनर्जी होंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, एनर्जी का, एनर्जी अगर हम क्लासिफाई करें 2 टाइप माने डिफरेंट टाइप्स में बांट दें, एक होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, एक होगा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, बताए थे रिन्यूएबल में, बताए थे क्या, बार बार रिन्यू होता है, आप उसको यूज कर सकते हो, जितना बार चाहो यूज कर सकते, जैसे विंड, हवा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हमने यूज किया फिर एग्जॉस्ट हो गया, वो तो रिसाइकलिंग हो जाएगी, फिर हमें यूज के लिए मिल जाएगी। एयर रिन्यूएबल है, या विंड बोल सकते हो। वाटर अर्थ पर है, रिन्यूएबल है ना। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, जितना चाहो यूज कर सकते। यस यस, हाँ, ओ सॉरी, सोलर एनर्जी जितना चाहेंगे हम लोग उतना यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल है। इस टाइप की एनर्जी रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? नेचुरल सोर्सेस प्रोवाइडिंग अस एनर्जी कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो हम इसी के नीचे लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल सोर्सेस प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, नेचुरल सोर्सेस provides, ठीक है, us एनर्जी, ठीक है, लगातार, हाँ, हो गया था। अरे कोई बात नहीं, अगर इतना हो गया, मैं एक्चुअली भूल गया था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंटिन्यूअसली कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइक एयर या विंड, लाइक विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, सोलर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या था? नॉन रिन्यूएबल बताया था, नॉन रिन्यूएबल बता दिया था। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल होता है कि हम लोग उसको वापस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The sources of energy which have accumulated in the nature over a long period of time and cannot be quickly replaced. तो यहाँ पर बोल रहा है, डेफिनेशन में आप लोगों को समझा देता हूँ, देखो, the sources of energy which have accumulated in nature, ठीक है, sources of energy which have accumulated over a long period of time and
cannot be reused if once used। देखो, कहने का मेरा मतलब एक ही है, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा एनर्जी सोर्सेस जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये आएंगे डेफिनेशन, तो मैंने पहले ही लिखा दिया। ऐसे एनर्जी सोर्सेस जो एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, जम रहे हैं, जैसे कि कोल अचानक से नहीं बन गया, मैजिकल नहीं है, अचानक से बन गया। कोल को बनने में भी बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा। फॉसिल फ्यूल्स, कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं ना, पेट्रोलियम को भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं ना, ये अचानक से नहीं बन गया। आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लंबे टाइम से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। मतलब डेड प्लांट डेड हो गए, डीके हो गए, सड़ गए, वो अर्थ के सरफेस पे डीके हो गए, तो समझ रहे, कहीं दब गए तो वो कोल बन गए। वाटर के अंदर कोई कहाँ से निकाला जाता पेट्रोल कौन सा प्लेस वो तो टेस्ट किया जाता है कि किस प्लेसेस पे मिलने का चांसेस है। हाँ, एरिया पेट्रोलियम का आई थिंक सो ईरान, इराक ऐसे जगह से ज्यादातर, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग बताओ कहाँ से निकलते हैं। तो सुनो ना, ये सब एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो एक्यूमुलेट होते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब काफी एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उतना हो चुका है एक्यूमुलेट कि हम लोग उसको अगर यूज भी करते चले जाएं तो एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बनने में बहुत समय लगा है ना। आज गाड़ी पेट्रोल यूज करता है, कर सकते हैं लंबे समय तक, लेकिन ऐसा एक समय आएगा जब वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, तो इट इज नॉन रिन्यूएबल, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो ऐसा काम करे जो ये काम कर रहा हो, ठीक है। विल कम टू दिस नाउ। Can we wind as a source of energy? We have done wind as a source of energy. Wind. Okay. Now, flowing water as a source of energy. Okay. देखो, काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर का जब फ्लोइंग वाटर मतलब जो बहता हुआ पानी, सीधी सी बात है भाई। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 100%। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से हम लोग हाइड्रो एनर्जी बना सकते हैं। मतलब हाइड्रो एनर्जी मतलब क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर मतलब वाटर को ही नहीं कन्वर्ट करते हैं, वाटर की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, वाटर को नहीं कन्वर्ट करते, बट वाटर की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग, क्लियर। तो हाइड्रो एनर्जी टू कम्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। ये अगर मैं बात करूं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये कहां से आ रहे हैं, ये इनडायरेक्टली सन से ही आ रहे हैं भाई, सन से ही आ रहे हैं। सोलर एनर्जी जो होता है वाटर साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे नेचर में, वाटर साइकिल के लिए सीधी सी बात है, सनलाइट कंटिन्यू पड़ेगी ना तो वाटर इवेपोरेट होगा ना, फिर ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा, फिर ठंडा होगा, टप 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 रेनफॉल, वाटर साइकिल। तो क्या है, इनडायरेक्टली सनलाइट ही रेस्पॉन्सिबल हुआ ना, क्लियर। आप समझ पा रहे बात को। तो दिस इज दैट ओशंस, लेक्स, रिवर्स absorb solar energy then evaporate to form cloud. The cloud move due to the air current ultimately comes back to the earth in the form of rain and snow. I told you already this. अब अभी क्या हो रहा, जो इंसान है लगातार सेंचुरीज से काफी एनर्जी यूटिलाइज मैंने करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। किसका, फ्लोइंग वाटर का। आज हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी घर में भेजा जाता है, कितना आराम से यूज करते हैं, बट वो फ्लोइंग वाटर, वो एनर्जी किसकी है, फ्लोइंग वाटर की है, या नहीं तो कोल की, कोल में स्टोर केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये सब यूज करना बहुत आसान है। वही बता रहा है कि एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन द रिवर्स फॉर रोटेटिंग द व्हील ऑफ द वाटर मिल टू ड्राइव द फ्लोर। वाटर मिल को रोटेट करने के लिए, मतलब समझ में आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वाटर के काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जो जिसकी वजह से वाटर धक्का मारे, किसको धक्का मारे, टरबाइन को धक्का मारे। टरबाइन को धक्का मारेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉपर कॉइल रोटेट करेगा, बहुत हाई स्पीड से हम लोगों को एसी करंट मिलेगा, या वो भी मिलेगा। दूसरा हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं,
रिमोट या हिलीज एरियाज में यूज कर सकते हैं। हम लोग बड़े हेवी वुड लॉग्स या वुड्स को हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है यहाँ वहां, तो हम लोग हेवी एरियाज में यहाँ पर वाटर का एनर्जी यूज किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एरियाज इन द प्लेसेस। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ वाटर। अब बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास होता क्या है हम लोग देखेंगे। जो वेस्ट या डेड पार्ट होता है ना, लिविंग मतलब कोई भी लिविंग बींग जब मर जाते हैं तो डेड पार्ट होता है ना बना हुआ, पर वो क्या होता है, वो जैसे प्लांट हो गए, ट्री हो गए, एनिमल्स हो गए, उसके जो वेस्ट पार्ट हो गया वो हो गया बायोमास। ठीक है, वो हो गया बायोमास। तो ये क्या करता है बायोमास, अगर मैक्सिमम कुछ कंटेंट करता है, मैक्सिमम तो वो कार्बन कंटेंट करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब नहीं करता। अगर कोई बायोमास है वो डेड है तो वो कार्बन कंटेंट करता है। हमारा बॉडी कार्बन से, मेनली कार्बन से बना हुआ, ज्यादातर कार्बन कंपाउंड का हमारा बॉडी। ठीक है, तो जो केमिकल एनर्जी बायोमास में स्टोर्ड होती है कार्बन का है। हमारा बॉडी है, ऊपर से हम लोग जो खाते पीते हैं मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड होता है, प्रोटीन कार्बन कंपाउंड, प्रोटीन कार्बन कंपाउंड, आपका विटामिन कार्बन कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी कार्बन है, ग्लूकोज कार्बन कंपाउंड हो गया, कितना सारा कार्बन कंपाउंड है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये तो जरूरी है बॉडी के लिए एज एसेंशियल पार्ट्स, बट डाइजेशन के लिए हम लोग फिर वाटर लेते हैं। वाटर नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, खा तो लेंगे, डाइजेशन नहीं होगा। तो वाटर तो एक्चुअली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो तो डाइजेशन के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड। बट समझ रहे हो, यानी जो खा रहा है मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड है, बॉडी का मैक्सिमम पार्ट कार्बन गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बायो एनर्जी कम्स फ्रॉम सोलर एनर्जी। ये कहां से आ रहा है? सोलर एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, बायोमास है वुड, कैटल डंग, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कैटल डंग मतलब गोबर वगैरह जो भी हो गया, कैटल डंग, क्रॉप्स हो गया, रेसिड्यू हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक बायोगैसेस हैव बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ फ्यूल्स। लगातार देखो ना, काउ डंग का भी तो एक फ्यूल्स की तरह होता है ना, जिसको गोईठा बोलते हैं, बहुत जानते हो उसको भी तो जला करके बहुत जगह पहले ट्रेडिशनली हम लोग उससे एनर्जी लेते थे, खाना वाना बनाते थे, है ना। अभी मतलब कम हो गया, जब से आपका एलपीजी आया तब से इसका यूज कम हो गया, बट है ना वो ट्रेडिशनली होता था तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या हो गया, वो बायोमास होता है, वो सब होता क्या, बायोमास होता है। ठीक है, फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पस। डोमेस्टिक मतलब घर में यूज कर लो, कॉमर्शियल मतलब बेच के पैसा कमा लो। ठीक है, तो बायोमास क्या प्रोड्यूस करता है? बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हो ना, मतलब गोबर वगैरह से कितना सुंदर स्मेल आता है, तो वो क्या होता है, वो बायोगैस। तो वो कैसे वो होता है, वो सड़ता है ना, डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कराते हैं। क्लियर है ना? तो वो गैस कॉल्ड बायोगैस कम्स फ्रॉम बायोमास। और कोई भी मतलब जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बॉडी, वो सड़ गए, तो उससे जो गैस निकलेंगे वो क्या होंगे, बायोगैस। और जो डेड बॉडी वो क्या हो गया, बायोमास। तो बायोमास से बायोगैस निकला, और बायोगैस को हम लोग यूज कर लेते हैं एज ए फ्यूल्स, यूज कर लेते हैं। ठीक है, बायोगैस बायो प्लांट में यूज होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बता, अब देखो मीथेन जो होता है ना, वो बायोगैस है। आपको क्वेश्चन में आता है वो नेम एनी बायोगैस, तो यू कैन से मीथेन इज अ बायोगैस, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस का हो गया वो मीथेन। तो इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मेन constituent of biogas is methane अप्रोक्स 65% के आसपास। यानी अगर पूरा गैस निकल रही है तो 65 100 में 65 जो होगा वो मीथेन होगा। अगर 100 लीटर तो 65 लीटर मीथेन गैस होगा। समझ में आ रहा है? बाय वॉल्यूम मैंने बोला। ठीक है, अब बाय वेट तो अगर 100 ग्राम है तो 65 ग्राम मीथेन होगा। बाय वेट बोला मैंने, दोनों बताया, बाय मास बाय वेट। ठीक है, तो बायोगैस कहां यूज करते? बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल टू रन इंजन्स,
इंजन को चलाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इंडिया में 2 टाइप का बायोगैस प्लांट है। पहला है आपका फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप, और दूसरा होता है फिक्स्ड डोम टाइप। तो दे आर आल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। मैंने 2 टाइप का प्लांट है ना, दोनों को बोलेंगे गोबर गैस प्लांट। क्लियर? बिकॉज मेन बायोमास यूज्ड इन द प्लांट इज कॉल्ड स्लरी। ठीक है, ओके। तो बायोमास यूज्ड इन दिस प्लांट इज स्लरी। स्लरी मतलब क्या होता है, वो गोबर वगैरह काफी डिकेटेड है, बहुत ज्यादा सड़ते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड स्लरी, व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ एनिमल डंग गोबर इन द वाटर। गोबर को पानी में मिला करके उसको इंजेक्ट करते हैं। तो टाइड्स एज अ सोर्स ऑफ, अब देखो अगला बात है टाइड्स। टाइड्स क्या होता है जानते हो? वाटर का फ्लो, वाटर का टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स होते हैं। टाइड्स क्या है? टाइड्स भी तो एनर्जी का सोर्सेस है भाई। आप देखते हो ना, जब टाइड्स आता है तो वाटर में काइनेटिक एनर्जी आती है, उठती है वाटर, गिरती है। तो एज वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब उस काइनेटिक एनर्जी को भी तो बहुत जगह यूज कर लिया जाता है, समझ में आ रहा है? इन फॉर्म ऑफ पुश काइनेटिक एनर्जी धक्का देगी ना किसी को, हो सकता है कुछ घुमाने में यूज कर लिया जाए, हो सकता है, ठीक है। तो बहुत तरह से उसको यूज कर लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, राइज ऑफ ओशन वाटर नियर द कोस्ट इज कॉल्ड हाई टाइड्स। और जनरली कोस्ट एरिया भी होती है, तट समुद्र का किनारा है ना, वहां पर हाई टाइड्स होता है। एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लो टाइड्स। हाई टाइड्स मतलब क्या हो गया, ये उठना, लो टाइड्स ये झुकना, गिरना। क्लियर? तो ये राइज और फॉल जो टाइड वेव्स का होगा, ठीक है, ये दिन में 2 बार होता है ओशंस में, दिन में, पूरे दिन में 2 बार होता है। तो एनर्जी जो राइजिंग में और फॉलिंग में, वाटर जब उठती है तो वो एनर्जी होती है, गिरती है तो एनर्जी होती है। तो इस केस में जो एनर्जीज होती है, उठने गिरने दोनों के केस में जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। उठने के केस में, गिरने के केस में, दोनों के केस में जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ओके, कौन सा एनर्जी के अंदर आता है? हाँ, कौन सी एनर्जी के अंदर आता है? this energy comes from the water, from the motion of the water। उठेगी गिरेगी, तो वाटर ही उठेगी, वाटर ही गिरेगी। टाइड्स, ज्वार भाटा, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन मून, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं क्यों होता है बाबा, सन है ना, सन के अराउंड में अर्थ के अराउंड में मून। तो कभी ऐसा होता है ना, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में आती है तो क्या होता है पता है, इन दोनों का कंबाइंड फोर्स लगता है वाटर पर, और जब कंबाइंड फोर्स लगता है तो बहुत तेज, माने बहुत ज्यादा ऊपर उठती है, हाई टाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? बट कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं, यानी सन इधर, मून इधर, अर्थ इधर, उस केस में एक का फोर्स लगता है, लो टाइड्स होता है। अब कभी कभी देखना अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चले आता है इधर। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, उस सिचुएशन में ये टाइड्स प्रोड्यूस होगी। तो यू गॉट द टाइडल एनर्जी। समझ में आ गया आप लोगों को टाइडल एनर्जी क्या होता है? तो टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। कभी कभी डैम बना दिया जाता है सी के ओपनिंग में, मतलब सी आ रहा है, ऐसे ओपनिंग है, यहाँ है, आएगा, एंड डैम बना देते हैं, ठीक है। अब टाइड्स होगी तो डेफिनेटली वाटर फ्लो करेगी, डैम से वो नीचे गिरेगी, वाटर फ्लो करेगी तो गिरेगी। जब वो वाटर गिरेगी तो क्या होगी, टरबाइन पर गिरेगी, और टरबाइन पर जब गिरेगी तो धक्का लगेगा, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन से कनेक्टेड कॉपर वायर होते हैं, वायरिंग होते हैं, कॉइल होते हैं, जो मैग्नेटिक, हाई पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमते हैं, वो कॉइल घूमते हैं। जैसे कॉइल घूमता है, एसी करंट जनरेट होता है और वो हमारे घर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली उस करंट को पाने के लिए, क्या बात है, कुछ बात है क्या, अल्टीमेटली उस करंट को पाने के लिए वाटर की एनर्जी को काम में लिया गया, जो कि डैम से गिराया गया। और वो गिरा क्यों? बिकॉज ऑफ द टाइड्स। टाइड्स आएगी तो वाटर फ्लो होगा ना, वाटर के अंदर फ्लो नहीं होगा, टाइड्स आएगी तो। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? सो दैट इज द थिंग्स, ओके। अब आ जाओ, rise and fall of the sea water during tides is not enough to generate electricity on the large scale। अब खाली जो है, आप अगर हम राइज फॉल सी वाटर का करेंगे, वो एनफ नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर एनफ होता तो डैम नहीं बनाते हैं, मतलब उसको ऊंचाई से नहीं गिराते, बहुत हाइट से गिराना पड़ता है उसको। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत हाइट पर होती है, मैं आपको बता देता हूं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत हाइट पर होती है
तो काफी पोटेंशियल एनर्जी गेन की होती है। पोटेंशियल बहुत होता है। अब जब आप उसको गिराते हो ना तो वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, और जब हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो जब धक्का देगी तो वो उसकी वजह से रोटेशन होगा। अब जब रोटेशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। उसको मत टच करो, वो उधर मत टच करो, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर? फोकस हो रहा है, देखो बोर्ड पर। ओके, सो there are very few sites which are suitable for building tidal dams। ठीक है, बहुत कुछ ही साइट्स होते हैं which are suitable for building tidal dams। बनाने के लिए कुछ ही, सब जगह tidal dams नहीं बना देते हैं, कुछ ही साइट्स होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं, वो प्लेसेस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग ओशंस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओशंस में अगर देखेंगे तो वाटर इन ओशंस पोजेसेस एनर्जी इन टू फॉर्म। ओशन में जो वाटर होंगे वहां पर एनर्जी दो फॉर्म में होगा। पहला ओशन थर्मल एनर्जी, दूसरा ओशियानिक और सी वेव्स एनर्जी। अगर हम इसकी बात करें ओशन थर्मल एनर्जी का, तो क्या होगा, जो वाटर जो होता है कहां पर, ओशन के सरफेस पर होता है, वो क्या होता है, वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है भाई? सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट लगातार पड़ेगी तो वो गर्म होगी ना, सनलाइट पड़ेगी तो गर्म होगी, हीट होगी। तो अब जब हीट होता है तो वाटर जो होता है, जो सबसे डीपर लेवल में होता है, वो तो ठंडा रहता है। वाटर अगर होगा, वाटर का जो लेवल है, ये सपोज करो ये वाटर है, तो अगर ये वाटर है तो ये सरफेस है ना, अगर गर्म होगी तो अंदर थोड़ी गर्म हो जाएगी, पहले तो सरफेस गर्म होगा, ये सरफेस गर्म होगा। जब सरफेस गर्म होगा तभी ना ये लाइटर होगी तो नीचे जाएगी, फिर ये कोल्ड वाटर ऊपर चली जाएगी। आप लोगों ने तो कन्वेक्शन करंट पढ़ा है, इस तरह से ना गर्म होगी तो नीचे का तब तक का तो वाटर ठंडा होगा ना, ऊपर का गर्म हो, नीचे का तब तक कोल्ड वाटर होता है, ठंडा वाटर होता है। ठीक है, तो ये ठंडा होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। देखो ठीक से, नीचे का वाटर ठंडा, ऊपर का वाटर गर्म, तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्वियसली क्रिएट होगा, नहीं होगा? क्रिएट होगा ना। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है ये लगभग 20 डिग्री मिलता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, आप 20 डिग्री पाओगे, ये टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री पाओगे, मतलब सरफेस का नीचे का, क्योंकि ऊपर का गर्म नीचे का ठंडा, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो 20 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये तो सरफेस गर्म होगा, नीचे का तो पानी ठंडा रहेगा, तो इस टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, 20 डिग्री से होगा। तो अब ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होता है, ठीक है, वही बता रहा है, द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द सरफेस एंड द डीपर लेवल ओशियन इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ओटीई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओटी, ओशन थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है, इन द सी, दैट इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी। मतलब मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ, इज गिवन ऑन द बुक, बट मैं आपको टर्म से जहां समझा रहा हूँ आपको आसानी से लर्न हो जाए। तो टॉपिक समझ लो, सबसे बड़ा बात है। मैं अगर बोलूं तो यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, यहाँ गर्म होगी, नीचे का वाटर ठंडा होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री से पाया जाता है। और वो डिफरेंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होगी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ एनर्जी होती है, वाटर में एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एनर्जी आखिर अगर हम बोलें तो अपने आप नहीं आ गई, सन से आ गई। तो दैट दिस एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन, सन से मिल रही है हमको। ठीक है, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना मेन पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट, वो नोट भी करते जाओ, जिससे का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। आप ऐसे तो बहुत मतलब बहुत कुछ है, बट आप देखोगे एग्जाम में कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है कि हम लोग मेन पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं करते, उसको नोट कर लेना कभी। ठीक है मोनू, प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है आप लोग। हाँ, अब ओशन थर्मल एनर्जी समझ में आ गई क्या होता है ओशन थर्मल एनर्जी।
नीचे का टेम्परेचर लो होता है, ऊपर का हाई होता है, डिफरेंस 20 डिग्री से होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इस पूरे ओशन वाटर में एक एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड ओटी, ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ऊपर नीचे 20 डिग्री का फर्क है। नहीं अंदर कोल्ड वाटर होगा ना, ऊपर पहले गर्म होगा, सनलाइट तो पहले ऊपर ही पड़ेगा सरफेस पर, ऊपर गर्म, वहाँ वही बनता है, नीचे ठंडा ऊपर गर्म होता है। तो देखते आप लोगों ने बहुत घूमने भी गए तो वहाँ देखते ही होगे ये सब जगह पर। ठीक है, तो ओशन थर्मल एनर्जी हार्नेस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय अ डिवाइस कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। अब ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ करके, आप सुनो ना, ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और जहाँ की जाती है, जिस साइट्स पे, जिस प्लांट में किया जाता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दिस एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। समझ में आ गया? ओके। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एनर्जी जो ओशन थर्मल एनर्जी है, क्या कैसे उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं? एक्चुअली इस एनर्जी की वजह से वाटर फ्लो होता है ना, इसी एनर्जी की वजह से वाटर फ्लो होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये ड्यू टू दिस वाटर फ्लोज आउट। और जब वाटर फ्लो होता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पुश करेगी, टरबाइन को घुमाएगी। तो वी यूटिलाइज दिस एनर्जी टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एट अ साइट और अ प्लांट कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, शॉर्ट फॉर्म OTEC। ओके, बात समझ में आ रही है? अगला, अब ओशन और सी वेव एनर्जी। ठीक है, ओशन और सी वेव्स एनर्जी। कोई पॉइंट में डाउट होगा प्लीज़ हमको बता दो सर, रुक जाइए, हमको एक बार और एक्सप्लेन कर दो। आई विल एक्सप्लेन इट, बट डाउट मन में नहीं रखना। डाउट रखोगे तो आपके लिए पॉइजन की तरह होगा, बाद में पूरा हैम्पर कर देगा स्टडी को। डाउट्स मन में नहीं रखना, डाउट्स क्लियर करके बढ़ना आगे। अब यहाँ पर देखो, कभी कभी होता है ड्यू टू द विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस। अब ओशन का सरफेस है भाई, हवा तो बहेगी बहेगी, है ना। लैंड से आएगी तो लैंड ब्रीज, या सी से जाएगी लैंड की तरफ तो सी ब्रीज। ऐसा होता ही रहता है ना, लैंड ब्रिज होता ही रहता है ना। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, वेव्स मूव्स एट हाई स्पीड ऑन इट्स सरफेस। अब ये जो है इसकी वजह से वेव मूव करेगी। अच्छा, वेव क्या होता है? वेव होता है जस्ट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव। वेव बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, किसी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड वेव। ठीक है, मैं आपको बस एक समझा रहा हूँ। देखो, अगर मैं बहुत सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दूँ, ऐसे ऐसे सटा के लाइन में खड़ा कर दूँ, ठीक है, मान लो 1000 भी बच्चे हो, क्लियर। अगर मैंने एक को तो ऐसे पुश कर दिया, गैप बहुत कम, एक को पुश कर दिया, तो क्या होगा? लास्ट का बच्चा जाके गिर जाएगा, इससे उसको धक्का, उससे उसको धक्का, उससे उसको धक्का, वहाँ गिर जाएगा। बुक्स को खड़ा कर दूँ तो एक को गिराऊँ तो धद 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 सब गिर जाती है। तो कहने का मतलब क्या, क्या ये बुक जाके उधर ट्रांसफ़र हो गई क्या, लास्ट वाला? नहीं ना, बट एक डिस्टर्बेंस फैल गया वहाँ पर। आप समझ रहे हो ना? तो किसी भी मीडियम में ये जो डिस्टर्बेंस होती है उसको वेव बोलते हैं। वो एयर की वजह से होता है, समझ में आ रहा है? क्लियर? एयर मीडियम में डिस्टर्बेंस, एयर की वजह, एयर पार्टिकल की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वेव्स क्रिएट होती है, दैट्स कॉल्ड साउंड वेव्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वेव्स क्या होता है? अब वाटर में जब कभी स्टोन डालते हो, देखो रिपलिंग होता है, वाटर रिपल, वो धीरे 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 फैलता चला जाता है। वाटर में जब स्टोन डालते हो तो देखते हो ना, रिपल क्रिएट होता है वाटर में, ऐसे 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 फैलती चली जाती है वो रिपल। हाँ, एक स्टोन जब वाटर में डालते हो तो कभी आपने रिपल नहीं देखा पानी का? देखना फेंक के, तो वो जो रिपलिंग होती है, दैट इज़ वाई, दैट इज़ ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम, जो कि फैलती चली जाती है, दैट इज़ एक्चुअली द वेव। और एयर में वेव क्या हुआ? एयर का पार्टिकल जब आप बाकी के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देती है तो डिस्टर्बेंस जो मूव करती है दैट इज़ वेव। तो डिस्टर्बेंस में एक्चुअली पार्टिकल नहीं मूव करती है, पार्टिकल नहीं, वो डिस्टर्बेंस मूव करती है, पार्टिकल नहीं मूव करती, कभी पार्टिकल नहीं मूव करती। ठीक है, तो लाइक वाइज जैसे साउंड वेव, वाटर वेव, बहुत सारे वेव्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बताएंगे ओशनिक और वेव एनर्जी क्या होता है। तो ये जब वाटर ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है उसके सरफेस, तो वेव भी बहुत हाई स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि विंड जब ब्लो करेगी तो डिस्टर्ब करेगी सरफेस को, तो वेव बहुत हाई स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, जिसको हम लोग ओशनिक वेव बोलते हैं या सी वेव्स बोलते हैं। विंड ब्लो करेगी सरफेस पर, विंड ब्लो होने की वजह से पार्टिकल डिस्टर्ब होगी,
वो डिस्टर्बेंस बहुत तेज़ी से मूव करेगी ऑन द सरफेस, ये वेव होता है ओशनिक वेव, ठीक है। अब इसके हाई स्पीड की वजह से क्या होता है, वो बहुत सारी एनर्जी कैरी करके लेके आएगी। जब वो डिस्टर्बेंस मूव करेगी तो उसका स्पीड भी तो होगा, उस डिस्टर्बेंस का तो स्पीड भी होगा ना। वो डिस्टर्बेंस बहुत सारी एनर्जी को कैरी करके लेके जाएगी, बहुत सारी एनर्जी को कैरी करके लेके जाएगी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, किसकी वजह से, फास्ट मूविंग ओशियनिक वेव्स की वजह से। दिस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू फास्ट मूविंग ओशियनिक वेव। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओशियनिक वेव एनर्जी। ठीक है सर। ओके, सो यहाँ तक आप थोड़ा सा मार्क कर लेना। क्लियर? विल ओके, थैंक यू, विल कंटिन्यू फ्रॉम